हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। पहले फटाफट से ये कंफर्म कर दो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आप मेरे को देख सकते हो। सब कुछ ठीक है तो अपन सर शुरू करेंगे। हाँ बोलो हाँ। यस, आवाज़ आ रही है। अरे सब बोलो यस। अरे बोलो तो सही यस। यस। ऑल राइट गाइस, क्या हाल है। ऋतिक पाश्रीचा, क्या बात है ऋतिक। क्या हाल है, क्या हाल है। सुनो दोस्तों सुनो, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई एकदम सॉलिड झकास चल रही होगी। सर सुनो ना, आज हम शुरू करने वाले हैं द रिवीजन मैराथन फॉर सीए फाइनल नवंबर 2022 अटेम्प्ट। सर कुछ बेसिक चीजें मैं आपको आज बता देना चाहता हूं ताकि आप मेरे को हर दिन रोज 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 ना करो। सर पूरा रिवीजन मैराथन आएगा क्या? हाँ। क्या पूरा रिवीजन मैराथन यूट्यूब पे रहेगा? मोस्टली यस, बिकॉज इट इज फॉर यू गाइस। पर सर रहेगा। अब सर कब तक आएगा? क्या आप मेरे को रिवीजन मैराथन का पूरा शेड्यूल बता पाओगे? नहीं बॉस, मेरे को शेड्यूल नहीं पता। ठीक है, मेरी फास्ट ट्रैक लाइव बैच चल रही है और ये जनरली रिवीजन वो फास्ट ट्रैक वालों का एनर्जी बढ़ाने के लिए होता है। पर अगर उनके शेड्यूल के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा पूरा लॉ का रिवीजन भी मार्च 15-20 तक खत्म हो जाए। पर सर अगर एक आध दो वीडियो नहीं हो पाए तो वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, तो टेंशन नहीं, आपको समय पे वीडियोस मिल जाएंगे। सर दूसरा समरी नोट, सर क्वेश्चन बैंक कहां से मिलेंगे जो आप यूज करने वाले हो? प्लीज लेट मी वॉर्न यू गाइज, there are some old editions with lot of errors which are circulating on telegram and everywhere. आप भले मेरे नए एडिशन का कहीं से फोटोकॉपी करवा लो, पर प्लीज करेक्ट एडिशन लेना। और अगर आपको नहीं पता कहां से करेक्ट एडिशन मिलेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है आपको। सर बहुत लोग ये भी पूछते हैं शॉर्टकट्स बहुत यूज है आपके नोट्स में, उनका क्या करें? सर बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज नहीं है। वो शॉर्ट फॉर्म्स है जो जनरली मैं क्लास में करवाता हूं, पर आप लोगों के लिए मैं यहां पे बता दूंगा शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है। अगर आपको नहीं बताऊंगा तो मेरे को नीचे ग्रुप नीचे मैसेज पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और सर लास्ट अनाउंसमेंट बिफोर आई गेट स्टार्टेड एंड वी आर ऑन फायर। लास्ट अनाउंसमेंट सर, अभी जो रिवीजन वीडियोस हैं ये रिवीजन है, ये क्लासेस नहीं है। अगर आपके क्लासेस नहीं हुए हैं, अगर आपने सेल्फ स्टडी पूरा एक बार नहीं किया है तो ये वीडियो आपको स्पीड लगेगा भाई, वो नेचुरल है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने अभी अभी क्लास की है, जिन्होंने अभी अभी पढ़ा है और उनको सब कुछ आता है। अपन रिवीजन करेंगे सर, हर एक छोटा छोटा रिवीजन करेंगे। तो पहले तो बताओ मेरे क्लास के जो अभी स्टूडेंट है, तुम लोग यहां आ गए हो कि नहीं? क्योंकि तुम लोग अगर यस बोलते जाओगे ना, मेरे को समझ आता जाएगा कि सब सही जा रहा है। तो तुम लोग कौन कौन है यहां पे बताओ, फटाफट बताओ। राजेश भाई मेरे को बख्श दे, तू यहां तो बख्श दे कम से कम। फेमा की क्वेरी है रिवीजन के बीच में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी सर, चलो शुरू करते हैं, शुरू करें। फर्स्ट चैप्टर पूरा सेक्शन 149 से लेकर के 172 तक रिवाइज करेंगे। मैं तुमको चैलेंज करता हूं 172 तक नहीं उठोगे, और अगर 172 तक नहीं उठोगे, बीच में आपका ध्यान भटकता है ना, अगर तुमको सुनाई नहीं देता है, तुमको समझ नहीं आता है, एक बस काम करना, मेरा वीडियो देखना बंद कर देना, खड़े होकर के सिर्फ सुनने लग जाना। मैं बोल रहा हूं जो उसको प्रोसेस करने लगना, सारी चीजें समझ आएगी दोस्त। ठीक है, अगर आपको नहीं बैठ रहा है फ्लो तो बुक बंद कर देना, सिर्फ सुनते जाना आंख बंद करके। मैं जो बोल रहा हूं सो मत जाना भाई, तो सारी चीजें आपको समझ आती जाएगी। अब मैं शुरू करता हूं सर रिवीजन। सर सेक्शन 140, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। कौन से सेक्शन से शुरू होता है? सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 172 तक फर्स्ट चैप्टर है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन 149 क्या है? सेक्शन 149 कहते हैं कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको चाहिए सर कंपनी में? तो कहता है देख भैया, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ेगा विच विल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। कितने डायरेक्टर होंगे सर मिनिमम? लॉ ने बोला पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2 और 1% कंपनी में 1, एंड मैक्सिमम विल बी 15। सर क्या 15 से ज्यादा भी रख सकता हूं? बिल्कुल, तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पर सर ये जो 15 डायरेक्टर और स्पेशल रेजोल्यूशन वाला प्रोविजन है ना, ये गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। कौन से गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी? सर सारे कंपनी नहीं सर, वो गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी जिन्होंने 2 सेक्शन का कंप्लायंस किया। कौन से 2 सेक्शन? सेक्शन 92 एंड सेक्शन 137। सेक्शन 92 क्या है सर? आपने अगर एनुअल रिटर्न फाइल किया है
और सेक्शन 137 अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है विद आरओसी तो आपको ये प्रोविजन जो है मैक्सिमम लिमिट जो मैक्सिमम 15 की लिमिट है और एसआर का प्रोविजन है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो सर ठीक है, अब ये बताओ कि क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो ये लिख सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर नहीं 12 डायरेक्टर होंगे? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, पर क्या वो ये लिख सकते हैं नहीं सर हमारी कंपनी में 15 डायरेक्टर नहीं 16 डायरेक्टर मैक्सिमम होंगे? नहीं सर, यू कैन नॉट ओवरराइड लॉ। आप लॉ के कंप्लायंस में बेटर लॉ को स्ट्रिक्ट कर सकते हो, लॉ को और हार्श नहीं और हार्श कर सकते हो, इजी नहीं बना सकते। अब सर विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन, विमेन डायरेक्टर कहां लिखा है? रूल 3 ऑफ विच रूल्स आर कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। क्या लिखा है सर? किन से कौन से कंपनीज को विमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल होगा? लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 300 करोड़। सर आपको नहीं पता, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर है, हमको मत सिखाओ ठीक है। चल ठीक है भाई, तू बोल रहा है तो और है, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़। सर पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर कब का देखेंगे? एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सर अगर वैकेंसी हो गई बोर्ड वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन में तो आपको भरना पड़ेगा इन दी इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम दी और within 3 months from the date of vacancy whichever is later। और सर अगर एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, हमने आज ही एक क्वेश्चन देखा था, अगर आप न्यूली इनकॉर्पोरेटेड लिस्टेड कंपनी हो तो आपको विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग आपको क्या करना पड़ेगा? विमेन डायरेक्टर। सर कितने विमेन डायरेक्टर बैठाने पड़ेंगे? सिर्फ एक विमेन डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 सर ट्रांजिशन प्रोविजन छोड़ दो। सबसेक्शन 3 रेसिडेंट डायरेक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए रेसिडेंट डायरेक्टर जो 182 डेज से ज्यादा या 182 डेज इंडिया में स्टे करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं, करंट फाइनेंशियल ईयर। कोविड की वजह से इन्होंने कुछ रिलीफ दिया है सर, और अगर कंपनी पूरे साल एग्जिस्टेंस में नहीं थी, कुछ आधे साल के लिए थी, तो आप प्रोपोर्शनेट निकाल लेना 152 का, नॉट 182 का, नॉट अ बिग डील। सबसेक्शन 4 सर वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 क्या कहता है सर? 149 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? प्लीज मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, चैट में धड़ धड़ लिखते जाओ, सुनते जाओ, टाइप करते जाओ। 149 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए सर? एक कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है? 3 मैंने चार्ट बनाया था, प्राइवेट कंपनी नॉट एप्लीकेबल, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एब्सोल्युटली यस। कितने होने चाहिए सर? एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 1/3 को ना सर अपर राउंड ऑफ करना, मतलब फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 लेना। और अब आ जाते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में। कौन से अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा सर? वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट, लोन डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है। 50 करोड़ है तो नहीं चलेगा। पर सर 3 ऐसी कंपनी है जिनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी, एक और क्या है? डोरमेंट कंपनी। अब सर ये जो जिनको प्रोविजन एप्लीकेबल होगा उनको कितने डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाने पड़ेंगे? लॉ ने बोला एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके बोर्ड में होने चाहिए। सर जिनके पास मेरा लेटेस्ट समरी नोट्स है, यहां पे एक टर्नओवर इज इक्वल टू 10 का टाइपो मिस्टेक है, उसको प्लीज काट दो, थर्ड वाला ब्रैकेट करेक्ट है। अब सर उसके बाद एक छोटा सा प्रोविजन है जो मैंने आपको क्लास में होल्ड करवाया था, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो बाद में भी यूज करोगे, लेकिन इसलिए अभी बता देता हूं सर। सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी की बात करता है। सेक्शन 177 भी आपको बोलता है कि आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होते हैं। अगर सेक्शन 177 जितना नंबर मांगता है ना, वो 149(4) की लिमिट से ज्यादा है ना, तो भैया सेक्शन 177 का कंप्लायंस करो। हम मान लेंगे 177 की जो रिक्वायरमेंट है वही 149 सबसेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट है। मतलब सर दोनों में से जो भी ज्यादा रिक्वायरमेंट रखता है उसका तुम कंप्लायंस करो, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जितना बोल रही है लॉ उतना रखो। अब सर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन में इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है तो सिमिलर टू वुमेन डायरेक्टर नेक्स्ट 3 months और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर। अब सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है, क्या अगर वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल हो गया वो प्रोविजन? नहीं सर। अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक अगर कंप्लाई नहीं करते हो पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट के लिमिट का, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन लगना बंद हो जाएगा। पर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है सर, कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, एक साल बीच में भी कंप्लाई कर जाओगे ना तो आपको प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। डब्बे में लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन दी है सर, वो फॉर योर नॉलेज है, उसको एग्जाम में रट के जाने की जरूरत नहीं है। सबसेक्शन 5 ट्रांजिशन प्रोविजन, सबसेक्शन 6 खड़े हो जाओ एक टांग पे और सुनो भाई, बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है? हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मैंने सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था सर। पहला, मैं अपने बारे में, शुभम जियो में डायरेक्टर बनना चाहता है तो पहला शुभम क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शुभम शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। किसके ओपिनियन में सर? इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो पहला हो गया सर इंटेग्रिटी। पर सर एक सेकंड सर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो मैं खुद भूल गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दुनिया में तुमको जिसको बनाने का ही बनाना ना, लेकिन 3 डायरेक्टर को कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना बोलना। पहला होल टाइम डायरेक्टर, दूसरा
नॉमिनी डायरेक्टर और तीसरा मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन से तीन डायरेक्टर सर? होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को कभी भी इंडिपेंडेंट मत बोलना। क्या तीन चीजें थी सर? पहला, शुभम जियो में अगर अपॉइंट होना चाहता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो शुभम शुड बी एन पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। दूसरा क्या है सर? शुभम शुड नॉट हैव इज नीदर अ प्रमोटर ऑफ कैश नॉर अ रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश। मैंने आपको क्या समझाया था सर? इसमें प्रमोटर कवर्ड है और प्रमोटर और डायरेक्टर के रिलेटिव कवर्ड है, डायरेक्टर खुद कवर्ड नहीं है। तीसरा, शुड नॉट हैव एनी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, किसके साथ सर? कैश भी, और यहां प्रमोटर और डायरेक्टर भी लिखा है। क्यों? तुमको मैंने बताया था, ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड द लास्ट टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर करंट ईयर एंड लास्ट टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लेकिन लॉजिकली सर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप थोड़ा सा तो होगा ना? हाँ भाई समझा, थोड़ा सा होगा। कौन से तीन एक्सेप्शन है सर? पहला, अगर आप आर्म्स लेंथ प्राइस पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कर ले। दूसरा, अगर आर्म्स लेंथ पे नहीं भी कर रहे हो लेकिन जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है ना वो आपके टोटल इनकम की 10% से कम है। सर अगर शुभम जियो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो यहाँ पे टोटल इनकम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल इनकम शुभम की बात कर रहे हैं। शुभम के टोटल इनकम के 10% से कम या इक्वल टू है तो आप क्या कर सकते हो? वो ट्रांजैक्शन भी आपका नॉर्मल माना जाएगा, पेक्यूनियरी रिलेशन नहीं माना जाएगा। और तीसरा सर, अगर आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा तो चाचा थोड़ी लगता है जो मेरा फ्री में काम करेगा। तो ये हो गया सर शुभम के बारे में 3 पॉइंट। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद 4 पॉइंट है रिलेटेड टू माय रिलेटिव्स। रिलेटिव्स क्या होते हैं सर? डॉग्स, सॉरी गॉड्स, जीओडीएस। तो सर रिलेटिव के बारे में क्या पॉइंट है? रिलेटिव को 4 पॉइंट का कंप्लायंस देखना पड़ता है। पहला, अगर आपका कोई भी रिलेटिव है वो सिक्योरिटी नहीं होल्ड करना चाहिए कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग में ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड द लास्ट टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो शुभम अगर जियो में डायरेक्टर बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसका कोई भी रिलेटिव क्या नहीं होल्ड कर रहा है? सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर रहा है जियो में या कैश में, कहीं पे भी। पर सर इन्होंने बोला यार ऐसा तो नहीं कर सकते हमको ना कुछ एक्सेप्शन देना पड़ेगा। तो सर लॉ ने एक्सेप्शन दिया कि डायरेक्टर जो आपका जो रिलेटिव है ना वो कंपनी में होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी अप टू अ फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए तक का फेस वैल्यू का, और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कैश। दोनों में से जो भी आपको देखना है सर, फेस वैल्यू 50 लाख तक का या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 2% तक का होल्ड कर सकते हैं सर। मतलब रिलेटिव कुछ तो भी अच्छा सा होल्ड कर सकता है। दूसरा, रिलेटिव शुड नॉट बी इंडेटेड टू द कंपनी, और यहां पे प्रमोटर डायरेक्टर भी आ जाएगा। क्यों सर? प्रमोटर और डायरेक्टर को भी इंडेटेड हो सकते हो आप इन द करंट ईयर और द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ 50,000 रुपीज। सर मेरे समरी नोट्स में मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 लिख रखा है, प्लीज उसको करेक्ट कर लो। वो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट 50,000 होल्ड कर रहे हो तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। अगर आप एग्जैक्ट 50 लाख के लिए इंडेटेड हो तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो। सेम प्रोविजन फॉर गारंटी सर, अगर आपने इंडेटेड नहीं हो लेकिन आपने गारंटी दिया है, अगर आपने किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ में गारंटी दिया है फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज इन द करंट ईयर और द इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। एंड फोर्थ सर, एनी अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप जो हम नहीं सोच पा रहे विद कैश, यहां प्रमोटर डायरेक्टर नहीं है, ऑफिस कितना लिमिट का सर? 2% ऑफ हिज ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम से ज्यादा का अगर आपने ट्रांजैक्शन कर रखा है तो भाई उसको हम क्या मानेंगे? हम बोलेंगे नहीं भैया तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। सर फोर्थ वाले पॉइंट में जो अदर पेक्यूनियरी रिलेशन है वहां पे करंट ईयर प्लस 2 फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा है, उन्होंने जनरल प्रोविजन लिखा है। ये हो गया सर मेरे रिलेटिव के बारे में, डीओजीएस आपको पता है। अब आ जाते हैं शुभम प्लस रिलेटिव में। मैं और मेरे रिलेटिव जो है दोनों मिलाकर के 4 चीजें नहीं कर रहे होने चाहिए। FVN के एफ क्या है सर? फर्म। हम ऐसे किसी फर्म में एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं होने चाहिए जो फर्म कैश का ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है। क्या है? कैश का ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट। दूसरा, हम किसी ऐसे फर्म में एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं होने चाहिए जो लीगल या कंसल्टिंग फर्म है जिसकी जो ग्रॉस टर्नओवर है ना उसका 10% या उससे ज्यादा कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग से आता है। मतलब सर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग पे। ये दो फर्म है सर जिसके साथ एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं होने चाहिए। उसके बाद सर बी, वोटिंग पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। ना आप ना अपने रिलेटिव के साथ 2% और मोर देन 2% वोटिंग पावर ऑफ कंपनी, कैश नहीं सर, कंपनी आप होल्ड नहीं कर सकते। मतलब क्या सर? अगर आप कंपनी का अपने रिलेटिव के साथ 2% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हो या 2% वोटिंग पावर होल्ड करते हो तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो। FVN। एन क्या है सर? एनपीओ। आप किसी ऐसे एनपीओ का सीईओ या डायरेक्टर नहीं होने चाहिए जिस एनपीओ का 25% या उससे ज्यादा ग्रॉस रिसीट कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग या प्रमोटर या डायरेक्टर से आता है, या फिर वो जो एनपीओ है वो कंपनी एसोसिएट, वो कंपनी में 2% या 2% से ज्यादा
वोटिंग पावर होल्ड करता है। मतलब सर एक एनपीओ जो कंपनी से डिपेंडेंट है या फिर कंपनी में वोटिंग पावर होल्ड करता है, उसके आप सीईओ या डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। और फोर्थ क्या है सर, के की मैनेजरियल पर्सन या एम्प्लॉई ना हो ना रहे होने चाहिए ऑफ कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग इन द करंट ईयर एंड द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर सवाल नंबर 1, क्या मैं करंट ईयर में अगर एम्प्लॉई हूं तो चलेगा? लॉ ने बोला नहीं, इज और वॉज लिखा है, लॉ ने बोला इज और वॉज लिखा है। दूसरा सर, क्या मेरा रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है? हाँ सर, रिलेटिव आपका एम्प्लॉय हो सकता है, ऐसा इन्होंने एक्सेप्शन दिया, पर रिलेटिव करंट ईयर में एम्प्लॉय नहीं हो सकता। रिलेटिव पिछले 3 साल में कभी एम्प्लॉय रहा होगा तो हम माफ कर देंगे भाई, हम थोड़ा सा तुमको छूट दे रहे हैं, लेकिन अभी एम्प्लॉय और तुम बोलोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे, नहीं भाई नहीं चलेगा, ठीक है। और सर उसके अलावा जो अदर क्वालिफिकेशन हम प्रिस्क्राइब करेंगे। सर एक बात बताओ, यहां पे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया था, ये एक्चुअली रीड कर लेना, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाया था मैंने, मिस्टर खान वाला, वो वाला क्वेश्चन है। अब सर चलते हैं आगे। 149 सबसेक्शन 6 हो गया। 149 सबसेक्शन 6 क्या था, कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? सर सुनते जाओ, 149 सबसेक्शन 6 पूरा याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से याद करेंगे। 149 7 पे बढ़ते हैं सर, यहां से आपको सब आता है। क्या आता है 149 सबसेक्शन 7 में? 149 सबसेक्शन 7 कहता है कि तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, 3 बार डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सर। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग दैट यू एवर अटेंड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, एंड थर्ड वेरेवर देयर इज एनी चेंज इन सर्कमस्टेंसेस व्हिच मे अफेक्ट योर स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको क्या करना पड़ेगा सर? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सबसेक्शन 8 यू विल हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 4, 8 का आधा 4। सबसेक्शन 9 सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन, कोई भी हालत में स्टॉक ऑप्शन नहीं देंगे। भाई पहले तो तू एम्प्लॉई नहीं है तो तेरे को स्टॉक ऑप्शन तो वैसे भी नहीं मिलना चाहिए, और वैसे भी नहीं देंगे हम तेरे को स्टॉक ऑप्शन, लेकिन सर कुछ तो मिलेगा ना भाई को। 3 चीजें मिल सकती है सर 197 सबसेक्शन 5 के अंदर, जो सिटिंग फीस है, बैठने के जो पैसे हैं। दूसरा रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका रीइंबर्समेंट। और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, लेकिन वो प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन जो आपके मेंबर ने अप्रूव कर रखा है, उसके नीचे सर जो लाइन लिखा हुआ है ना, वो अमेंडमेंट है, वो कहता है कि अगर एक कंपनी में प्रॉफिट नहीं है ना, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी शेड्यूल 5 के हिसाब से पेमेंट कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे सर। आवाज नहीं आ रही है मेरी, सुनो सुनो। सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11 टर्म के बारे में बात करता है सर। क्या टर्म होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर अप टू अ टर्म ऑफ अप टू 5 years। कैन ही बी अपॉइंटेड फॉर 5 टर्म्स? नो सर, ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स, बट जो सेकंड टर्म होगा ना, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और सर जैसे ही सेकंड टर्म खत्म हो जाएगा, ही विल गो फॉर अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 5 years। क्या मेरी बात सुन रहे हो? 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा सर। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो, 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा, और आप सुन नहीं रहे हो। कूलिंग पीरियड कितने साल का होगा सर? 3 साल का होगा, और उस 3 साल में ही विल नॉट बी एसोसिएटेड with the company directly or indirectly in any manner. Now sir, no independent director will hold office for more than 2 consecutive term। आपको पता है सर। एक चीज बताओ, पहली बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूं, क्या रेजोल्यूशन पास करूंगा? ओआर। उसके बाद रीअपॉइंट कर रहा हूं, क्या रेजोल्यूशन पास करूंगा? एसआर। उसके बाद रीअपॉइंट कर रहा हूं, नहीं कर सकते, तुमको 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा। उसके बाद फिर से अपॉइंट कर रहा हूं, क्या पास करूंगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर जब कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद अपॉइंट कर रहे हो तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। अब सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और जो बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सो दे आर रिस्पांसिबल ओनली फॉर दोज एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन ऑफ ऑफेंसेस which has occurred with their knowledge and it was attributable to the board process and it has occurred with his consent or in which he failed to act diligently। तो ये तीनों कंडीशन अगर मीट होंगे तो ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल होगा। लास्ट सबसे इजी और सबसे फेवरेट सबसेक्शन सर, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड 152 सबसेक्शन 7 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब तुम रिटायर बाय रोटेशन नहीं हो सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसलिए आपको पता है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर से भी निकालते हैं। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? अरे रुक जा भाई, आज तो पढ़े थे, कल तो पढ़े थे। सुनो सर, सेक्शन 150 मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर ये एग्जाम में अभी गया, तुम लोग जो रिवीजन पहले भी देखे हो तुम लोग को तो पता ही है, अभी एग्जाम में गया सर। सेक्शन 150 क्या कहता है सर कि हम एक डेटा बैंक बनाएंगे जहां पे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सारा डेटाबेस मेंटेन करेंगे। क्या डेटा बैंक बनाया है सर इन्होंने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स माने सर, उसको इन्होंने बोला प्लीज मेक अ डेटा बैंक ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हम सिर्फ डेटा बैंक बनाएंगे, द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ड्यू डिलिजेंस लाइज विद द कंपनी, द कंपनी विल हैव टू मेक इट्स ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर मेरे समरी नोट्स में, लेटेस्ट वाले समरी नोट्स में, ये जो ऊपर जो रूल दिया है, और मेरे क्लास वाले मैंने तुमको पूरा भी नहीं कटवाया था, अभी मैं बोल रहा हूं इसको पूरा काट दो, बिकॉज सर हम बुक के बाहर जाएंगे ही नहीं, और इंस्टीट्यूट ने इस बार के अपने लेटेस्ट एडिशन में ये वाला प्रोविजन इंक्लूड ही नहीं किया है। ऐसे ही आगे हम एक DIR 3 KYC देखेंगे, वो भी प्रोविजन इंक्लूड नहीं किया, इसको पूरा काटो। अब आ जाओ सर रूल 6 पे, जो कहता है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014।
सर सिंपल प्रोसेस है, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, एक डायरेक्टर का नाम आपको डालना है इन आईका के वेबसाइट पे, आईका के डेटा बैंक में। तो हर वो डायरेक्टर जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है और हर वो पर्सन जो एस्पायरिंग डायरेक्टर है, उन लोगों को एप्लीकेशन देना पड़ेगा आईका में। सर आप जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, ही विल मेक एप्लीकेशन विद इन 13 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। और जो एस्पायरिंग डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर बनना चाहता है, वो भी एप्लीकेशन देगा। सर जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो, सुनो क्लास वालों, तुमको मैंने ये नहीं बताया, जब तुम एप्लीकेशन दे रहे हो, क्या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना पड़ेगा? क्या आपके पास जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो डिन नंबर होना जरूरी है? भाई आपको पता है कि डिन नंबर अप्लाई करने के लिए मेरे को किसी कंपनी का सपोर्ट लगता है। जब तक मैं डेटा बैंक में रजिस्टर्ड नहीं होऊंगा, जब तक कोई कंपनी मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी, तब तक मैं कैसे कंपनी का सपोर्ट लाऊंगा? तो सर आपको डिन नंबर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब आप अपने आप को आईका में रजिस्टर करवाने के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो। तीसरा सर, डिन का एप्लीकेशन जब आप देते हो तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने साल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, 1 साल 5 साल या लाइफ टाइम, 3 ही ऑप्शन होते हैं, 1 साल 5 साल या लाइफ टाइम। अब सर जब आपका एप्लीकेशन देते हो और अगर उसका पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। कब रिन्यू करवाओगे सर? जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर रिन्यू नहीं करवाओगे तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। अब सर सुनो, आपको ना एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है। जैसे ही आपका नाम चढ़ जाता है डेटा बैंक में, आपको कितने समय के अंदर देना पड़ता है सर? 2 साल के अंदर। कितना परसेंट लाना पड़ता है पास होने के लिए? आपको 50% लाना पड़ता है टेस्ट पास होने के लिए। सर हम सीए वाले हैं, हमको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बता दो। तो कोई लिमिट नहीं है सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट में, 2 साल में जितने चाहो उतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हो। पर सर आप मुकेश अंबानी को बोल रहे हो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे, तुमको लगता है वो दुनिया में लॉ रहने देगा फिर? तो नहीं सर, आपको इन्होंने प्रोविजन बना के कुछ लोगों को एक्सेप्शन दिया कि अगर आप इन एक्सेप्शंस में कवर होते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है टेस्ट देने की, आप बस एप्लीकेशन दे दो भैया। किन लोगों को एक्सेप्शन दिया सर? पहला, अगर आपके पास 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 3 साल से या 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन फर्स्ट as a director or key managerial person in few companies. What are the few companies sir? Listed public company, unlisted public company having paid up share capital of 10 crore or more, bahar listed company, body corporate which is listed outside India, body corporate which has a share capital of paid up share capital of $2 million or more, अगर कोई बाहर का है। और उसके बाद सर कोई statutory corporations है, मतलब जैसे कि LIC वगैरह हो गया। अब सर सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, बी पॉइंट, इसमें ना अमेंडमेंट आया है। और अमेंडमेंट कब आया है सर? मेरे नोट्स रिलीज होने के बाद। तो अमेंडमेंट सर आप इंस्टीट्यूट के May 22 वाले मटेरियल से डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे पेज नंबर आप आ जाना। भाई पेज नंबर नहीं लिखते, हद है यार। पेज नंबर 2 पे आ जाना सर। पेज नंबर 2 पे बी का पॉइंट पढ़ो सर। बी का पॉइंट ये बोल रहे हैं कि हम हर वो डायरेक्टर को या फिर किसी और डायरेक्टर या इक्विवेलेंट पोजीशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है, वो मैटर्स रिलेटिंग टू कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइज हैंडल कर रहा है, या फिर अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब सर सुनो, कोई भी मिनिस्ट्री जो हम बता रहे हैं नीचे जो हैंडल करते हैं ये सब अफेयर्स, वो मिनिस्ट्री में अगर आप डायरेक्टर या अबव पोजीशन के हो ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है रजिस्टर करवाने की, आप एग्जाम देने की, आप एग्जाम्प्ट हो। सर एग्जामिशन एग्जाम से है, आपको फिर भी जाकर के रजिस्टर तो करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद सर इन्होंने सी पॉइंट क्या लिखा है, वापस आ जाओ मेरे नोट्स पे। सी पॉइंट इन्होंने लिखा है सर, देखो सी पॉइंट इंटैक्ट रहेगा, ठीक है? जो लोग नहीं जानते सुनो, सी पॉइंट इंटैक्ट रहेगा सर, बी पॉइंट चेंज होगा। सी पॉइंट क्या है सर? अगर आप किसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, यहां पे अगर जनरल मैनेजर या उसके ऊपर के पोजीशन के हो, तो सर आपको क्या होगा, आप अगर 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद सर भाई लोगों ने प्रोवाइजो डाला, एक और प्रोवाइजो ऐड किया और बोले अगर आप ये 4 कैटेगरी में फॉल करते हो और अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है ना, तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। 4 कैटेगरी क्या है सर? अगर आप एडवोकेट हो कोर्ट में, अगर आप सीए हो, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, या फिर अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो आपको क्या, अगर 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप एग्जाम्प्ट हो। सर आपने नोट्स में क्यों नहीं दिया? क्योंकि नोट्स अमेंडमेंट नोट्स के बाद आया। सर कैसे करें? अभी ये वाला प्रिंट आउट ले लो, उसके बाद वहां से कर लेंगे एग्जाम के पहले भी। सेक्शन 151 क्या कहता है सर? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एक बार सब भूल जाओ, वापस आ जाओ सेक्शन 151 पे। छोटा लोगों का डायरेक्टर सर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है सर? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनके पास जो शेयर्स है उसकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 से ज्यादा नहीं है। 20,000 है तो चलेगा सर? हाँ सर चलेगा। 20,000 है तो चलेगा? हाँ सर चलेगा। उसके बाद सर ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है, वो भी लिस्टेड कंपनी में। लिस्टेड कंपनी को किसी ने नहीं फोर्स किया, अगर तुम चाहते हो तो तुम कर लो। सर अभी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है? सुओ मोटू भी अपॉइंट हो सकता है, और अगर आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। ऋतिक कुछ नहीं बोला मैं। सुओ मोटू मतलब क्या? सुओ मोटू मतलब खुद से,
ठीक है, सुओ मोटो भी अपॉइंट हो सकता है, या फिर अगर आप चाहो, अगर शेयर होल्डर के नोटिस आने पे भी अपॉइंट कर सकते हो। अब सर कितने स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस भेजेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर नॉट लोअर देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर व्हिचएवर इज लोअर। सर एग्जैक्ट लिमिट पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, आज जो मैंने आपको क्लास में 53 क्वेश्चन करवाया था ना, उसका बी पार्ट जाके करना, जो 150 स्मॉल शेयर होल्डर वाला क्वेश्चन था, एग्जैक्ट लिमिट पे खेला था इन्होंने 10% ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर के। तो सर क्या था, अगर आप लोअर ऑफ 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर व्हिचएवर इज लोअर, क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन दे सकते हैं। कितने समय पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा सर? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। क्या क्या कंटेंट होगा सर नोटिस में सबसे पहले जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे रहे हैं ना, वो अपना नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर एंड शेयर होल्डिंग बताएंगे और नीचे सबको साइन करेंगे और साथ में वो अटैच करेंगे सर क्या, कि हम किस बंदे को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, उसका नाम और एड्रेस। सर अगर लॉ कहता कि सिर्फ नाम और एड्रेस अटैच करना, तो तुम ना ऋतिक रोशन का नाम अटैच करके भेज देते। इसलिए लॉ ने बोला कि नाम और एड्रेस के साथ 3 चीज और भी लगेगा सर, उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 एंड हिज कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ये 3 चीजें और अटैच करके भेज देना। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है? तुम मेरे से लड़ लोगे, मैं तुमसे लड़ लूंगा, आंसर किसी को नहीं पता। ठीक है, हम ये स्टैंड ले आप जैसा बोलो। अगर आपको बोलना है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैंडेटरी इंडिपेंडेंट होता है, तो मैं कहूंगा हाँ। अगर आप बोलो नहीं सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है ना, ये देखो इसको इंटरप्रेट करोगे ना तो जरूरी नहीं है, तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि अब तुम मानते नहीं हो मेरी बात और दोनों आंसर सही है सर। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है क्या? लॉ कहता है हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लेंगे अगर 149 सबसेक्शन 6 और 149 सबसेक्शन 7 का कंप्लायंस होता है। लेकिन सर एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा 3 कंडीशन में। अगर 164 में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, 167 में उसका ऑफिस वेकेट हो जाता है, या 149 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस नहीं होता है, तो सर उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 में इज ही लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन? द आंसर इज नो, ही इज नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। बट माय क्वेश्चन टू यू इज, will he be included in the total number of director in subsection 152 subsection 6, जैसा मैंने आज क्लास में समझाया था? yes sir he will be included। और जब मैं आज बोल रहा हूं ना, तो समझ जाओ जो कल परसों की जो भी क्लास में हमने किया था, ऐसा नहीं आज ही पढ़ाया था क्या सर आपने? सुनो सर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर क्या होगा? 3 साल का। रीअपॉइंट हो सकते हैं? हाँ सर 1 साल के लिए, एक बार रीअपॉइंट हो सकता है, 3 और साल के लिए नहीं सर, रीअपॉइंट नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही साल का टेन्योर, एक बार 3 साल का टेन्योर रहेगा, फिक्स 3 साल, अप टू 3 इयर्स नहीं, फिक्स 3 इयर्स, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। आफ्टर एंड ऑफ 3 इयर्स ही विल गो फॉर अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ अ 3 इयर्स। सर कैन अ पर्सन बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन 2 कंपनीज? Yes, sir. A person can be appointed as small shareholder director in 2 companies, but both the companies should not be in competing or conflicting business. But sir, can a small person be appointed small shareholder director in 3 companies? No, sir, he cannot be appointed as small shareholder director. Sir, section 152 again a very very important section. क्या तुम मेरे साथ बने हुए हो? बताओ, क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है और क्या तुमको समझ आ रहा है? बताओ 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 बताओ। यस बताओ सचिव बताओ। ओके 152 सर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सर सुनो 727 हो रहा है, मेरे साथ बने रहो, 815 तक पूरा प्रोविजन डिटेल में कवर करके खत्म कर दूंगा, बस सुनते रहो 152 सर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है सर? बेसिक सा प्रोविजन है, सबसेक्शन 1 152 सबसेक्शन 1। फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा सर? या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, इफ नॉट रिटन देन सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम विल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर। हाउ लॉन्ग विल दे होल्ड द ऑफिस सर? टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब आप जनरल मीटिंग बुलाओगे, फिर आप डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, तब तक फर्स्ट डायरेक्टर होल्ड करेगा। 1% कंपनी में सर जो 1% मेंबर जो है ना, वही डीम्ड डायरेक्टर मान लिया जाएगा। दूसरा सर, अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में अपॉइंट करो, ये जनरल रूल है। तीसरा, डिल नहीं होगा ना, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये पर्सन कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर अनलेस डिल हैज बीन अलॉटेड टू हिम। सर क्या एक माइनर पर्सन डिन डायरेक्टर बन सकता है? नहीं सर, माइनर डेन के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता, इसलिए उसको डेन नंबर भी अलॉट नहीं हो सकता, इसलिए डेन नहीं अलॉट हो सकता तो डायरेक्टर नहीं बन सकता। आज अपन ने 164 पढ़ा ना डिस्क्वालिफिकेशन, वहां कहीं था माइनर डिस्क्वालिफाइड है? नहीं सर, पर माइनर डेन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो जब डेन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता तो डायरेक्टर कैसे बनेगा? उसके बाद सर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5, आपको डायरेक्टर बनना है किसी भी कंपनी में तो 3 चीजें करनी पड़ेगी। आपको 164 में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, आपको अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उसके बारे में, दूसरा आपके पास डेन होना चाहिए, और तीसरा आपको अपना कंसेंट देना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में कंसेंट दोगे सर? DIR 2। कंपनी उस फॉर्म का क्या करेगी? उसको आरओसी के पास लेके जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, विदिन 30 डेज इन फॉर्म DIR 12। फॉर्म DIR 12 में लेकर के जाएगी सर। अब 152 सबसेक्शन 6 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन।
unless your article says that all the director will retire by rotation in the annual general meeting, your few directors will retire as per the provision of this act. Take the total number of directors. Out of total number of directors, at least 2/3 of your directors will be those directors whose period of office is liable to determination by rotation by retirement by rotation. क्या बोल रहे हो सर? अपने आप को पढ़ा लो, हमको मत बताओ. At least 2/3 of the director will be those director whose period of office is liable to determination for retirement by rotation, and the remaining 1/3, maximum 1/3 will be non-rotational directors. सर total director में total number of director में दो लोगों को मत लेना, independent director और nominee director. Independent director और nominee director क्या small shareholder director total number of director में आएगा सर? आएगा ना सर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में आएगा. और उसके बाद सर जब आपका एटलीस्ट 2/3 आपका रोटेशनल डायरेक्टर हो गया, उसको एनी फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 मतलब अपर राउंड ऑफ करना. उसके बाद 1/3 ऑफ द डायरेक्टर विल रिटायर बाय रोटेशन. वो 1/3 ऑफ द डायरेक्टर कौन होंगे सर? वो लोग जो ऑफिस छोड़ के जाएंगे, और यहां पे जो 1/3 है वो मैथमेटिकल राउंड ऑफ होगा, और बाकी जो 2/3 है वो सेफ हो जाएंगे. तो आपको मेरी स्क्रीन में जो दिख रहा है 10 में से 2 डायरेक्टर रिटायर होंगे सर. वो 2 डायरेक्टर कौन होंगे? दोज हु हैव बीन होल्डिंग लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस. बट सर अगर 2 जने जो एक साथ ऑफिस ज्वाइन किए थे, तो या तो तुम म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड कर लो कौन निकलेगा, वरना हम लॉटरी निकाल देंगे. इट शैल बी डिसाइडेड बाय द वे ऑफ लॉटरी. अब सर कुछ छोटे छोटे सवाल है मेरे. क्या नॉमिनी डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड होता है? नहीं सर. पर एक छोटा सा कैच है जो इन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के बनाया था, कि अगर एक नॉमिनी डायरेक्टर जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वजह से आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ रहा है, तो वो एक्सक्लूडेड होगा. लेकिन अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर है जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आके बैठ रहा है, तो हम उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे. सर क्या बोले, हमको नहीं समझा. बैंक, एसबीआई बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. हाँ, तो एसबीआई बैंक अगर आपकी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर बैठा रहे ना, तो वो बंदा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर से एक्सक्लूड होगा. पर सर अगर रिलायंस, जो बैंक नहीं है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आपको लोन दे रखा था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, और अगर उसने आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी को बैठा रखा है, तो वो नॉमिनी डायरेक्टर आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से इंक्लूड नहीं होगा. सर क्वेश्चंस, क्या एडिशनल डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड होगा? हाँ. क्या नॉन रोटेशनल में आएगा? हाँ सर. क्या अल्टरनेट डायरेक्टर इंक्लूड होगा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में? नहीं सर. इस पे क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन भी है. और सर क्या मैनेजिंग डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन रोटेशनल हो सकते हैं? हाँ सर, मैनेजिंग डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन रोटेशनल भी हो सकते हैं. एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग सर 152 सबसेक्शन 6 हो गया. 152 सबसेक्शन 7 एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग नहीं सर. 152 सबसेक्शन 7 क्या कहता है? जब आपका रिटायरमेंट होता है ना, तो 3 चीजें कर सकते हो. रीअपॉइंट उसी सेम डायरेक्टर को, या फिर नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो, और एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल दी वैकेंसी. तीनों में से अगर कुछ भी नहीं करोगे ना, तो आपकी मीटिंग हो जाएगी एडजर्न टू द सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक. Same time, same place next week. But if that adjourned meeting का date is on a national holiday, then the immediately next day, which is not a national holiday. पर सर अगर adjourned meeting में भी आपने इन तीनों में से एक भी काम नहीं किया, तो होगा ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट. जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं वो लोग वापस रीअपॉइंट हो जाएंगे. लेकिन 5 केस में सर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा. LWR 164, 162. L, अगर आप द रेजोल्यूशन वाज पुट अप एंड लॉस्ट, अगर रेजोल्यूशन बनाया गया था, आप वो रेजोल्यूशन रखा गया था आपको अपॉइंट करने के लिए, लेकिन आप हार गए. दूसरा W, द डायरेक्टर हैज एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर. तीसरा, अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो. तीसरा R, अगर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, तो आप ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं कर सकते. फोर्थ, अगर 164 में डिस्क्वालीफाइड है. और 162 आपको अभी समझ आएगा. अगर आपको सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं कर सकते मल्टीपल डायरेक्टर्स को, और 162 का प्रोविजन अगर एप्लीकेबल है, तो आप रीअपॉइंट नहीं कर पाओगे. यहां पे मेरे को पता है आपको जवाब आ रहा है, कल क्लास के बाद पूछना, मैं आपको बताऊंगा. सर आप सुनो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो रोटेशनल डायरेक्टर है, अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, अगर तुम उसको नहीं निकालोगे ना, अगर एजीएम ही नहीं बुलाया तुमने, तो रिटायर कैसे होगा? तो लॉ ने बोला जो लास्ट ड्यू डेट है ना एजीएम होल्ड करने का, अगर तब तक तुमने उसको नहीं निकाला, तो लास्ट ड्यू डेट में वो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली. और सर ये जो प्रोविजन है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी, या फिर दोस गवर्नमेंट कंपनी अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी एंड होली ओन सब्सिडरी देयर ऑफ. बेसिक एग्जेम्पशन है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अब सर सेक्शन 153 से 159 एक सुर में पढ़ेंगे. सुनो सर, 153 से 159 अब बात करते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है सर? उसके बिना आप डायरेक्टर नहीं बन सकते कंपनी में. किसको चाहिए होता है सर? एवरी इंडिविजुअल हु वांट्स टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. हाउ विल ही अप्लाई फॉर डिन? इन द फॉर्म DIR 3. आप DIR 3 में इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन दोगे सर. अब आपको अगर LLP एक्ट करके एक एक्ट होता है, उस एक्ट में अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना होता है, तो लॉ कहता है आपके पास DPIN होना चाहिए. पर लॉ भी ये भी कहता है कि अगर आपने डिन ऑब्टेन कर लिया ना, तो आपको DPIN की जरूरत नहीं है, बिना
स्टडी पिन के भी अपॉइंट हो सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिन एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब सर DIR 3 आपने फाइल किया, DIR 3 फाइल करते समय आपको क्या क्या चीजें अटैच करनी पड़ती है? फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रेसिडेंट प्रूफ, मैंडेट, और आपको DSC से सिग्नेचर करना पड़ता है, और साथ साथ में आपको सर्टिफाई भी करवाना पड़ता है उस कंपनी से जो आपको सपोर्ट कर रही है। कौन सर्टिफाई करेगा सर? उसका कंपनी सेक्रेटरी, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO या फिर कोई भी डायरेक्टर सर्टिफाई करे सर। CS, CEO, CFO, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CS, CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर। और सर अभी प्राइवेट कंपनी के केस में इन्होंने बोला है जो स्पाइस फॉर्म होती है ना इनकॉर्पोरेशन के लिए, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो 3 लोगों के डिन नंबर के लिए, अगर आपके पास डिन नहीं है और अगर आप प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बनने वाले हो तो। अब आपने 153 में एप्लीकेशन दे दिया सर डिन के लिए, क्या होगा? 154 में आपको अलॉटमेंट होगा। 154 में सर एप्लीकेशन देंगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अब कि भाई मैं मोदी जी को थोड़ी दोगे खुद, तो मोदी जी ने बोला एक जो नोएडा का रीजनल डायरेक्टर है ना उसको दे देना, वो सारा काम कर देगा तुम्हारा। अब सर जो 154 है वो कहता है जैसे ही तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को, अभी मैं हमारे डिस्कशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलूंगा, आपको पता है एप्लीकेशन किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के रीजनल डायरेक्टर को, जो नोएडा का बंदा है। अब सर जो अगर 153 में एप्लीकेशन आया तो 154 में अलॉटमेंट होगा कितने समय में सर? 1 मंथ के अंदर। कैसे सर? जैसे ही एप्लीकेशन जाएगा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन बनाएगी कि भाई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की रिजेक्ट करे। अगर वो सोचती है भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी कि हम आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको डिन एलोकेट हो रहा है और ये रहा आपका डिन नंबर। मतलब डिन आना होगा तो 1 महीने के अंदर आ जाएगा। कैसे भेजेंगे सर आपको? पोस्ट से या ई बोर्ड से। लेकिन सर अगर वो रिजेक्ट करना चाहते हैं ना तो रिजेक्शन भी उनको 1 महीने में करना पड़ेगा। पर सर ना एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना रिजेक्ट करना चाहते हैं, बीच में फंसे हुए। बीच में कैसे? वो जो आपने एप्लीकेशन दिया ना उसमें जो प्रूफ ऑफ एड्रेस था आपने गलत प्रूफ लगा दिया है, तो इन दैट केस योर एप्लीकेशन इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, इन विच केस द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंटीमेट इट टू यू एंड यू विल हैव टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 15 डेज। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कैसे इंटीमेट करेगा सर? वो अपने वेबसाइट में भी डालेगा और आपको ईमेल भी भेजेगा और 15 दिन के अंदर आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब सर 15 दिन में 3 चीजें हो सकती है, या तो आपने रेक्टिफाई कर दिया, अगर रेक्टिफाई कर दिया तो भाई सब सॉर्टेड है, तेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और तेरे को डिन नंबर मिल जाएगा। आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया ना तो आपके एप्लीकेशन को इनवैलिड करार कर दिया जाएगा, मतलब पड़े रहने दो भाई, अपने को नहीं पता। और अगर आप महाशय ने एप्लीकेशन करेक्ट तो की, एप्लीकेशन रेक्टिफाई तो किया लेकिन फिर भी डिफेक्ट ही छोड़ा, मतलब आपको बोला था कि भाई एड्रेस प्रूफ सही डाल दे, आपने कुछ तो भी डाला लेकिन गलत एड्रेस प्रूफ ही डाला, तो भाई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको बोला जाएगा भाई फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर। सर जब एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है क्या रिफंड, पैसों का रिफंड मिलता है? नहीं भाई, कोई पैसों का रिफंड नहीं मिलता, आपको वापस से फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा अपने नए पैसों से। सेक्शन 155 प्रोहिबिशन टू हैव मोर देन 1 डिन। एक दिल है एक ही जिन को देना, एक से ज्यादा को मत, एक दिन एक जिन को ही देना, एक से ज्यादा दिन नहीं रख सकते। 156 157 156 क्या कहते हैं सर? इंटीमेशन ऑफ डिन बाय डायरेक्टर टू दी कंपनी। सर ये प्रोविजन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के लिए, जिस दिन ये प्रोविजन आए थे 2007 में, उस दिन अगर आप जो भी कंपनी में डायरेक्टर हो और अगर आपके पास डिन नहीं है तो आप डिन के लिए अप्लाई कर देना इन फॉर्म DIR 3B विद इन 1, और जिस दिन आपको DIR 3B में डिन अप्लाई करने के बाद डिन आ जाएगा ना, उसको 1 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करना? इंटीमेट कर देना कंपनी को। सॉरी, DIR 3B इज फॉर इंटीमेटिंग इट टू दी कंपनी। आप डिन का एप्लीकेशन दो DIR 3 में, आपके पास आ जाएगा तो आप कंपनी को इंटीमेट कर देना DIR 3B में। कंपनी क्या करेगी सर? उसको लेकर के चले जाएगी किसके पास? ROC के पास। कितने समय के अंदर सर? अगर ये लोग चाहते तो 1 मंथ लिख सकते थे, नहीं तो ऊपर बोले ऐसा कैसा भाई, इन्होंने बोला आपको 15 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा DIR 3C में, और अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया ना कंपनी इंटीमेट करने में तो हम आपको फाइन लगाएंगे, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, फॉर अ पेनल्टी ऑफ फाइन ऑफ 25,000 रुपीज एंड 100 रुपीज फॉर एवरी डे ऑफ द कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। उसके बाद सर 158 156 157 हो गया। 158 अब डिन लिया है तो अचार थोड़ी डालोगे, हर रिटर्न इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स में आपको डिन मेंशन करना पड़ेगा, इट इज योर ऑब्लिगेशन, इट इज योर ड्यूटी। 159 कहता है अगर आपने सेक्शन 152 155 या 156 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी लगेगी। क्या है सर ये 3 सेक्शन? 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, 155 prohibition to obtain more than 1 din, 156 intimation of the din by the director to the company। इनमें से अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया है तो आप पे फाइन लगेगी अप टू ₹50,000 एंड फॉर एवरी डे ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट अप टू 500 रुपीज पर डे। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट इन्होंने नहीं दिया है सर। कुछ अदर पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। अदर पॉइंट्स आप अपना डिन का, आपका डिन कैंसिल या डीएक्टिवेट भी हो सकता है अगर ये 6 में से कोई भी केस होता है। पहले अगर आपका डिन, इफ योर डिन हैज बीन डुप्लीकेटेड, सेकंड इफ योर डिन वाज ऑब्टेन्ड इन एन रॉन्गफुल और फ्रॉडुलेंट मैनर, आपने झूठे डॉक्यूमेंट्स देके डिन लिया था। तीसरा डेथ, अनसाउंड माइंड और एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, अगर डेथ हो गई एप्लीकेंट की, अनसाउंड माइंड का हो गया या फिर एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, बेसिकली आपका डिन जो है कैंसिल या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने सामने से सरेंडर कर दिया बाय फाइलिंग अ फॉर्म DIR 5, अगर आपने DIR 5 में अपना डिन सरेंडर कर दिया
और सर जब आप डिन सरेंडर करते हो ना, एक चीज जरूर चेक कर लेना कि जो डिन आप सरेंडर कर रहे हो उसको कभी भी आपने कहीं भी यूज नहीं किया हो, किसी भी कंपनी को उसको यूज करके किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बने हो। अगर वो कंडीशन मीट हो जाती है तो DIR 5 में आपका डिन सरेंडर हो जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। बट सर आपका डिन सरेंडर होगा, सरेंडर करने के पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट वेरिफिकेशन कर लेगी कि भाई ये डिन को कोई मिसयूज तो नहीं किया है। अब आ जाते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन में, इंटीमेशन ऑफ चेंज। इंटीमेशन ऑफ चेंज मतलब क्या सर, अगर आपने जब DIR 3 भरा था तो आपने जेंडर कुछ तो भी लिखा था, अब आपका जेंडर चेंज हो गया, ठीक है, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कंपनी को, ROC को, सबको। तो लॉ ने बोला एक फॉर्म आता है DIR 6, DIR 6 में तो एप्लीकेशन दे देना सेंट्रल गवर्नमेंट को। DIR 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना कब सर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। जिस दिन तुमने जेंडर बदलवाया ना उसके 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन दे देना। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में रिप्लाई करेगी, बोलेगी ना ना आराम से, जब समय होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तब रिप्लाई करेगी, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगी ना, वो आपको तो बताएगी ही, साथ में ROC को भी बता देगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी बता देगी कि भाई इसका ना जेंडर चेंज हो गया, हमने नोट कर लिया है। जैसे ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाएगा कि चेंज हमने नोट कर लिया है, आप ना जितने भी कंपनीज में डायरेक्टर हो सबको जाके बता देना भाई चेंज हो गया, ठीक है। उसके नीचे सर आपके नोट्स में DIR 3 KYC का प्रोविजन है, उसको भी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं है May 22 के अब, तो उसको प्लीज हटा दो, अपने को एक भी शब्द ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 160, राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर अ डायरेक्टरशिप। आप सर सुनो, सर जब रिटायर हो रहा है कोई डायरेक्टर तो अपॉइंट कर देंगे, वो तो चलो रेजोल्यूशन से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी नए बंदे को डायरेक्टर बनना है तो क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले द पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ डायरेक्टर और एनी शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, विल हैव टू सेंड अ नोटिस टू द कंपनी। व्हेन विल द नोटिस बी सेंड सर, इट विल बी सेंड एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। तो ऐसा है तो चलो सर मैं ऋतिक रोशन का नाम भेजता हूं कि भाई मेरी कंपनी में ऋतिक रोशन को अपॉइंट कर लो। ने बोला हाँ करना है कर ले तू, लेकिन तेरे को ना डिपॉजिट देना पड़ेगा। कितना डिपॉजिट सर, 1 लाख रुपीज, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर क्या ये डिपॉजिट जो 1 लाख रुपीज का ये सबको देना पड़ता है? लॉ ने बोला 3 केसेस में हम एक्सक्लूड करेंगे। सर पहला, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो। दूसरा, जो एप्लीकेंट है वो कौन है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी। तीसरा, अगर एक कंपनी है जिसमें NRC की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है एंड इन दैट केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर मेकिंग द रिकमेंडेशन, इन दैट केस डिपॉजिट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो 3 केस में सर डिपॉजिट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। अब सर डिपॉजिट दे दिया आपने, एप्लीकेशन दे दिया, क्या वो जो डिपॉजिट के पैसे हैं वो रिफंड होंगे? हाँ, जिस बंदे को आपने नॉमिनेट किया है, इफ ही गेट्स इलेक्टेड और गेट्स मोर देन 25%, मोर देन 25%, इक्वल टू नहीं सर, मोर देन 25%। सर एक बार सुनो ना, एक बार सुनो, मोर देन लिखा है, इक्वल टू 25% नहीं लिखा है। ये समझ लो 25% बाल बाल बच गए वाला हाल है। लेकिन अगर बाल बाल भी बचोगे ना तो भी पैसे नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे से बचना पड़ेगा। तो 25% से ज्यादा अगर आपको टोटल वैलिड वोट्स का 25% से ज्यादा मिलता है तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। अब सर आपने कंपनी को तो नोटिस दे दिया डिपॉजिट के साथ, कंपनी अब क्या करेगी, कंपनी उस नोटिस को आगे भेजेगी शेयर होल्डर्स को एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। कैसे भेजेगी सर, या तो तुम उसको इंडिविजुअल नोटिस भेज देना एक एक जन को, ईमेल से या राइटिंग में जैसे तुमको भेजना है, या फिर तुम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर लेना। कौन से न्यूज़पेपर में सर, 1 इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज, 1 इन इंग्लिश लैंग्वेज। और सर इसके साथ साथ आपको अपने वेबसाइट में भी प्लेस करना पड़ेगा ताकि सबको समझ आ जाए कि भैया नोटिस आ गया है। अब सर शेयर होल्डर का नोटिस चला जाएगा तो नोटिस मीटिंग होगी और मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप अपॉइंट कर सकते हो डायरेक्टर को। अब सर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन, निधि कंपनी के केस में डिपॉजिट जो है वो 1 लाख रुपए की जगह 10,000 रुपए लगेगा। मतलब अगर आप निधि कंपनी में किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाह रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए की जगह 10,000 रुपए का डिपॉजिट लगेगा। सेक्शन 8 कंपनीज को इन्होंने एक्सेप्शन दिया कि भाई अगर तुम्हारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहे ना तो 25% या उससे कम के भी वोट में आपको क्या कर सकते हैं, पैसे वापस कर सकते हैं। सर लॉजिकली सोचो ऐसा क्यों प्रोविजन बनाया, क्यों खुजली, और कुछ नहीं भाई। सेक्शन 8 कंपनी को ऐसा क्या, मतलब सबको ही दे दो ना फिर तो पावर तुम, नहीं, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को देना है। तो सेक्शन 8 कंपनी को इन्होंने क्या बोला सर, 25% या 25% से कम वोट अगर सेक्शन 8 कंपनी में मिलता है किसी डायरेक्टर को तो तुम उसके भी पैसे वापस कर सकते हो। इसके अलावा सर 3 एग्जेम्पशन वाले तो कहीं पीछे खड़े होते नहीं है, ये लोग बोले हम भी हैं, तो लॉ ने बोला तुम तीनों को तो ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, प्राइवेट कंपनी, तुमको नहीं चाहिए भाई एडिश, तुम अपना देख लो डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करना है। सेक्शन 8 कंपनीज, सर आपने अभी तो सेक्शन 8 कंपनीज का बोला कि हम कुछ तो भी झोल है, नहीं सर, सेक्शन 8 कंपनीज जिसका एओए प्रोवाइड करता है फॉर इलेक्शन बाय पोस्टल बैलेट, उस केस में हम आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तुम अपने एओए में लिख लो कि तुमको कैसे अपॉइंट करना है। एंड तीसरा, 100% गवर्नमेंट कंपनी और होली ओन सब्सिडरी देयर ऑफ, इन लोगों को सेक्शन 160 का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अब सर आ जाओ सेक्शन 161 में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या तुम मेरे साथ बने हुए हो और क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है? क्या तुम मेरे साथ बने हुए हो और क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है? बोलो 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 बोलो।
यस चलो सर, सर सुनो ना, ओके सर, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों सुनो। सर सेक्शन 161 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, आराम से समझाऊंगा, सुनते जाना। 4 सबसेक्शन है सर इसमें। पहला एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी। एडिशनल डायरेक्टर मतलब क्या सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बंदे को लाके बैठा सकते हो। अगर आर्टिकल्स तुमको पावर कन्फर्ट करता है तो तुम बोर्ड मीटिंग में बोर्ड अपने आप से एक बंदे को ला करके बैठा सकते हैं। पर एक बंदा जो बंदे को लाके बैठाओगे ना, वो एक जना नहीं हो सकता। कौन? जिसको तुमने जनरल मीटिंग में यू प्रपोज्ड अ रेजोल्यूशन टू अपॉइंट हिम एंड ही फेल्स टू गेट अपॉइंटेड, मतलब अ रेजोल्यूशन वाज पुट अप एंड ही लॉस्ट, इन दैट केस यू कैन नॉट अपॉइंट हिम एज एन एडिशनल डायरेक्टर। तीसरा सर, इसको जो अपॉइंट करोगे इसका टेन्योर क्या होगा? ही विल होल्ड इट टिल द नेक्स्ट AGM or the last due date on which was AGM was supposed to be held. Next AGM or the last date on which AGM was supposed to be held. फोर्थ सर, जब आप इसको अपॉइंट करोगे ना तो आप बोर्ड मीटिंग में भी अपॉइंट कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो गो बाय द वे ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। दीज आर द थिंग्स सर। नाउ फ्यू क्वेश्चंस। कैन यू पास एन, आपने बोला पावर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से चाहिए होता है, क्या आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड को पावर दे सकते हो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का? नहीं। क्या आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पावर दे सकते हो? बोले नहीं। पावर सिर्फ एओए में होना चाहिए। आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एओए चेंज करवा लो और उससे पावर आ जाएगा, लेकिन तुम रेजोल्यूशन पास करके सीधा पावर नहीं दे सकते। दूसरा सर, मेरा जो दूसरा पॉइंट है उसका आंसर काटो। क्वेश्चन क्या था सर, अगर एजीएम आपका एक्सटेंड हो जाता है तो क्या, अगर एजीएम एक्सटेंड हो जाता है तो क्या एडिशनल डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा? मैंने आंसर लिखा था नो, द आंसर इज यस। अगर आपका सेक्शन 97 जो है इंटरमीडिएट में जो आपने पढ़ा था, अगर उसके हिसाब से लेजिट आरओसी को आप एप्लीकेशन देते हो और उस एप्लीकेशन के बाद अगर एक्सटेंशन होता है ना, देन द एक्सटेंडेड डेट विल बी कंसिडर्ड एज द लास्ट ड्यू डेट एंड ही कैन कंटिन्यू। पर सर अगर एजीएम होल्ड ही नहीं किया, कोई एक्सटेंशन भी नहीं मांगा, इन दैट केस ही विल रिटायर, ही विल द टेन्योर विल एंड ऑन द लास्ट डेट ऑन व्हिच द एजीएम वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड, दैट इज 30th सितंबर। सर क्या एडिशनल डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। क्या एक एडिशनल डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर होता है? नहीं सर, एडिशनल डायरेक्टर नॉन रोटेशनल होता है, क्योंकि ओनली दैट डायरेक्टर व्हिच इज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग कैन बी रिमूव्ड, कैन रिटायर इन द जनरल मीटिंग 152 सबसेक्शन 6। उसके बाद सर, उसके बाद जब एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो गया, क्या तुम उसको ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो? बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हो सर, लेकिन नॉर्मल 160 का प्रोसेस कंप्लाई कर लेना। इतना हो गया सर एडिशनल डायरेक्टर। सब सेक्शन 2 अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है सर? इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इज लिविंग इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months और मोर, देन इन हिज एब्सेंस यू कैन अपॉइंट अ पर्सन हु इज कॉल्ड एज अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट अ प्रॉक्सी ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, ही इज अ डायरेक्टर इन हिज ओन कैपेसिटी। द ओरिजिनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड को पावर कहां से आएगा सर? या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, अगर नहीं लिखा है देन एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड एंड बोर्ड कैन बी गिवन दी पावर। पर सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके एडिशनल डायरेक्टर का पावर नहीं दे सकते, लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर का पावर दे सकते हो। पर सर दो लोग एडिशनल डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। पहला, अगर आप उसी कंपनी में जिसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होने वाले हो, उसी कंपनी में आप डायरेक्टरशिप होल्ड करते हो, तो भाई क्या करेगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन के? दूसरा, अगर आप उसी कंपनी में किसी और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, तो मतलब सर एक कंपनी में दो दो जन के लिए आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकते। अब सर क्या ऑल्टरनेट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी हो सकता है? हाँ सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी ऑल्टरनेट हो सकता है, लेकिन उसको भी 149 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। अब सर जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर अगर होता तो वो होल्ड करता, या फिर अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापस आ जाए, whichever is earlier, the original tenure of original director or he returns to India, whichever is earlier। सर अगर जब वो बाहर जा रखा है ओरिजिनल डायरेक्टर, उसी दौरान अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो गया, दैट विल बी ओनली ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर एंड नॉट ऑफ दी ऑल्टरनेट डायरेक्टर। आपको ऑल्टरनेट डायरेक्टर वापस से अपॉइंट करना पड़ेगा। सर क्या ओरिजिनल डायरेक्टर बाहर जाते जाते ये बोल सकता है कि मैं अपने बेटे को बना देता हूं ऑल्टरनेट डायरेक्टर? नहीं सर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर प्रॉक्सी नहीं है, उसको अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं करता है, ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं करता है। सर क्या आप एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हो जब ओरिजिनल डायरेक्टर 2 महीने के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं? नहीं सर, मिनिमम पीरियड इज 3 months, 3 months या उसके बाहर ज्यादा से के लिए बाहर जा रहे हैं तो ही बनेगा। सर अगर वो 4 महीना बोल के गया था लेकिन 2 महीने में वापस आ गया, तो कोई लोड नहीं, 4 महीना बोल के गया था ना, तो तुम ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, जैसे ही वो वापस आ जाएगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो जाएगा। 161 सबसेक्शन 3। नॉमिनी डायरेक्टर सर, कौन बनेगा नॉमिनी डायरेक्टर? एओए में पावर होना चाहिए, बोर्ड अपॉइंट करेगा। क्यों अपॉइंट करेगा सर? अगर लॉ के वजह से या किसी अग्रीमेंट के वजह से या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि भैया तुम ना एक डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठाओ, तो उसको बैठाना पड़ेगा सर, उसको कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। 161 सबसेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है सर? अगर जो डायरेक्टर है वो अपने ओरिजिनल टेन्योर से पहले अगर अपना ऑफिस वेकेट कर जाता है फॉर एनी रीजन, बी इट डेथ, बी इट एनी रीजन, इन दैट केस इट विल लीड टू अ
कैजुअल वैकेंसी। सर कैजुअल वैकेंसी इज व्हाट? अगर अनफोर्सीन वैकेंसी होगी तो उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करके फिल कर सकता है? नहीं, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तुमको बोर्ड मीटिंग में ही पास करना पड़ेगा, तुम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकते। अब सर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो कैजुअल वैकेंसी में जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, उसको बाद में तुमको शेयर होल्डर से रैटिफाई भी करवाना पड़ता है। ऊपर कहीं रैटिफिकेशन नहीं बोला था, यहां पे बोला रैटिफाई करवा लेना शेयर होल्डर से। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, उसका टेन्योर कब तक होता है पता है? कि जो डायरेक्टर, ओरिजिनल डायरेक्टर जिसके ऑफिस में वैकेंसी हुई, अगर वो ऑफिस कंटिन्यू करता तो जितने समय वो कंटिन्यू करता उतने समय के लिए कैजुअल वैकेंसी फिल कर रहे हैं, तो सर पीरियड बहुत लंबा भी हो सकता है, इसलिए आपको रैटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। सर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कैजुअल वैकेंसी फिल करने का पावर नहीं दिया है, क्या बोर्ड अपॉइंट कर सकता है? हाँ सर बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, लेकिन कैजुअल वैकेंसी बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। हाँ बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, बिल्कुल बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। एओए में पावर नहीं भी दिया हो, क्योंकि पावर सर आपको लॉ से आ गया, आपको एओए से पावर नहीं चाहिए। पर सर जब आप अपॉइंट करोगे ना, तो किस तरीके से अपॉइंट करोगे वो एओए में लिखा होना चाहिए, इसलिए यहां पे आप देख रहे होगे सब्जेक्ट टू एओए लिखा है, ठीक है। और सर नीचे बहुत बढ़िया टेबल बना हुआ है, प्लीज इसको आराम से पढ़ लेना। अब सर चलते हैं 162 की तरफ, बस खत्म होने आ गया, बस सुनो थोड़ा सा तो है, सुनो। सर कैजुअल वैकेंसी और इंटरमिटेंट वैकेंसी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता सर। टेक्निकली अगर आप एकदम घुसोगे तो कोई फर्क होता है, लॉजिकली कोई भी फर्क नहीं होता है, आपको बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो विमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली इंटरमिटेंट वैकेंसी वर्ड यूज होता है, और अगर नॉर्मल डायरेक्टर की बात करो तो कैजुअल वैकेंसी का वर्ड यूज होता है। सर क्या फर्क नहीं है? एकदम फर्क है, दो अलग अलग वर्ड्स तो है, फर्क तो है, लेकिन आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। सर जनरल मीटिंग में आप एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके एक ही डायरेक्टर को अपॉइंट करना, एक से ज्यादा डायरेक्टर मत अपॉइंट करना। लेकिन अगर आप एक रेजोल्यूशन पास करके एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो, तो वो रेजोल्यूशन पास करने के पहले एक और रेजोल्यूशन पास करना, और इस रेजोल्यूशन में सारे शेयर होल्डर से पूछ लेना कि भाई हम अपॉइंट कर लें क्या डायरेक्टर एक साथ। अगर वो रेजोल्यूशन जो है ना यूनानिमसली पास हो जाता है, मतलब क्या, नॉट अ सिंगल वोट इज कास्टेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू आर अलाउड टू गो फॉर द सेकंड रेजोल्यूशन। तो सर दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जनरल मीटिंग। अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो तो पॉज करके एक बार इसको वर्डिंग्स रीड कर लो, क्योंकि जो मैंने बोला उसके वर्डिंग्स अच्छे हैं काफी। सर ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ जनरल मीटिंग के लिए अपॉइंट होता है, के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बोर्ड जो है वो एक साथ 4 एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि आप बेयर एक्ट भी खोल के देख लो, एट अ जनरल मीटिंग सिर्फ लिखा है। 163 में नहीं कवर करवा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। 164, 165, 166, 167 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। सुनो 164 डिस्क्वालिफिकेशन। सर आंखें बंद कर लो प्लीज, प्लीज आंखें बंद कर लो और मेरे साथ सोचो। 164 डिवाइडेड इनटू सब 3 सबसेक्शन 1 2 3। सबसेक्शन 1 क्या कहता है सर? एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बिकम अ डायरेक्टर, अगर ये सारे कंडीशंस में कहीं भी फॉल कर जाता है। पहले ही हैज बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सर अगर तुम किसी राह चलते आदमी को बोल दो अरे पागल है, तो क्या डिस्क्वालीफाई हो गया क्या? नहीं भैया, डिस्क्वालीफाई होगा अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हुआ है बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। दूसरा, ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। सर आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ही हैज बीन हिज एप्लीकेशन फॉर बीइंग एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट इज पेंडिंग। 3 चीजें हो गई सर। उसके बाद क्या है? इफ यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, एंड यू हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर अ पीरियड, इम्प्रिजन हो गया सर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर, एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैव नॉट लैप्स्ड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। सर 6 महीने से ज्यादा की जेल हो गई ना, तो तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। कितने समय के लिए? जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए? नहीं सर, 6 में जब तुम्हारा जेल खत्म हुआ ना, उसके बाद से लेकर के उसके बाद से तुम 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। पर भाई अगर 7 साल या उससे ज्यादा के लिए जेल गया ना, तो गया, फॉर एवर डिस्क्वालीफाइड, यू कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। 5th, अगर किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो एंड सच ऑर्डर इज इन फोर्स, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड। 6th, इफ यू हैव फेल्ड इन पेमेंट ऑफ एनी कॉल एंड 6 months हैव लैप्स्ड फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ कॉल, मतलब सर जो लास्ट डेट था उसके बाद आपने 6 महीने तक अगर पेमेंट नहीं किया, तो जब 6 महीना खत्म होगा तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आपने, नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years, दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि अगर आप आज 188 के ऑफेंस में कन्विक्ट होते हो तो अगले 5 साल तक
तक आप डिस्क्वालीफाइड हो। एंड नेक्स्ट, इफ यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड इन अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 3, एंड नेक्स्ट इफ यू हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टरशिप एज पर सेक्शन 165, ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन कंडीशन है सर। IIM कॉल ऑफ और आपको कितना ऑफर दिया सर? 188 का, 152 का, 165 का, जो अपन ने क्लास में देखा था। अब सर सबसेक्शन 2 में आ जाते हैं। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है कि भाई डायरेक्टर तेरी गलती नहीं, अगर किसी और कंपनी ने गलती की ना तो भी हम तेरे को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्या? अ पर्सन, समझना, शुभम ए लिमिटेड में भी डायरेक्टर है जियो के साथ साथ, तो अ पर्सन शुभम विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द सेम कंपनी और अपॉइंटेड इन अ न्यू कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years if the company in which I am a director has either done any of the two mistakes. What is the first mistake? Failed to file financial statement or annual return. Mind the word or annual return for a period of 3 consecutive years. 3 साल तक लगातार आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो भैया क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सेकंड, इफ द कंपनी हैज फेल्ड टू रिडीम डिबेंचर or interest thereon, repay deposits or interest thereon, or pay the declared dividend, debenture, deposit, dividend. सर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 जो हमने पढ़ा था ना, वहां था लोन, डिपॉजिट, डिबेंचर, वहां डिविडेंड नहीं था। यहाँ क्या है? डिबेंचर, डिपॉजिट और डिविडेंड। डिविडेंड अगर आपने डिक्लेयर किया और पे नहीं किया, ये तीनों में से कोई भी चीज आप करते हो, एंड सच लैप्स कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल तक अगर आप नहीं पे करते हो, मतलब डिफॉल्ट हुआ ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर 1 साल तक कंटिन्यू करते हो ना सर, तो जिस दिन 1 साल खत्म होगा ना, उस दिन से उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब सर जो कंपनी ने ये सारी गलती की, उस कंपनी में अगर आप नए डायरेक्टर को लाके बैठाओगे तो वो तो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो लॉ ने बोला अगर कोई नई डायरेक्टर को लाके बैठा रहे ना, तो हम उसको 6 महीने तक डिस्क्वालीफाई नहीं होने देंगे। आफ्टर 6 months फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट, इफ द errors are not corrected, then he will get disqualified. Subsection 3 very important sir. Private company of article of association of private companies can provide additional ground for disqualification. Can public company specify? नहीं। क्या प्राइवेट कंपनी जो ऊपर दिए हुए ग्राउंड से उसको कम कर सकते? नहीं, वो सिर्फ एडिशनल ग्राउंड्स दे सकते कि भाई बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर जिस दिन डिफॉल्ट हुआ ना, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उसके इमीडिएटली बाद मैंने डिफॉल्ट करेक्ट कर दिया। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया था 3 साल से, जिस दिन मेरे को डिफॉल्ट पता चला उसके अगले दिन मैंने फाइल कर दिया, तो क्या फिर भी मैं 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हूं? हां सर, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड। एक बार हो गए तो 5 साल के लिए तो डिस्क्वालीफाइड होना पड़ेगा। उसके बाद सर सुनो, अगर एक कंपनी ने लोन ले रखा था बैंक से और उसका डिफॉल्ट कर दिया तो क्या फिर भी डिस्क्वालीफाइड है? नहीं सर, लोन जो है वो ऊपर कवर्ड नहीं है, सिर्फ डिपॉजिट, डिबेंचर और डिविडेंड कवर्ड है। और सर जैसे ही कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है ना, डायरेक्टर टू इन्फॉर्म अ कंपनी वेदर और नॉट ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर फॉर्म DIR 8, डायरेक्टर को बताते रहना पड़ेगा सर। और सुनो, जो कंपनी डिफॉल्ट करती है ना इस 164 सबसेक्शन 2 में, उसको ROC को तुरंत फॉर्म DIR 9 में विद इन 30 days इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई हमने तो गलती कर दी और हमारे सारे डायरेक्टर्स ये रहे, इनका नाम, ये लोग भी सारे डिस्क्वालीफाइड हो गए, ये ऐसा आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर 164। 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। आप एक बार में कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो सर? मैं प्रोविजन ये आपको बताना भूल जाऊंगा, इसलिए मैं अभी से बता देता हूं। दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज। ऊपर बस लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, नहीं आप ऊपर नोट्स में देख लो। अब सर क्या है मैक्सिमम कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो? मैंने बोला 20 पब्लिक कंपनी, 20 कंपनी, आई एम सो सॉरी, 20 कंपनी में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे डायरेक्टर बन सकते हो। क्या सर ये 20 के लिमिट में ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी इंक्लूड होगा? हाँ। एडिशनल डायरेक्टर? हाँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हाँ। वुमेन डायरेक्टर? हाँ। नॉमिनेट डायरेक्टर? हाँ। कोई भी डायरेक्टर आप बोल लो सर, 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर नहीं होना। पर सर पब्लिक कंपनी की अगर बात करें ना, तो पब्लिक कंपनी की लिमिट 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। यू कैन बी अ डायरेक्टर इन मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी। पर सर इन्होंने एक पॉइंट बोला कि जो 20 की लिमिट है ना, जो 20 की लिमिट है, उसमें आप डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टरशिप को इंक्लूड नहीं करोगे। पर सर ये पॉइंट जो इन्होंने बोला ना, इन्होंने सिर्फ 20 के लिमिट के लिए बोला, 10 के लिमिट के लिए नहीं बोला। मतलब क्या? अगर आप डोरमेंट पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो ना, यू विल नॉट इंक्लूड इट इन द लिमिट ऑफ 20, बट यू विल इंक्लूड इट इन द लिमिट ऑफ 10, जो हमने आज क्लास में बहुत डिटेल में समझा था। नीचे मैंने चार्ट भी डाल रखा है। अब सर सुनो ना, अब अगर एक कंपनी चाहे, मान लो जियो में डायरेक्टर है, तो जियो दादागिरी करके ये भी बोल सकती है, जियो के शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये बोल सकते हैं कि भैया हमारी कंपनी में ना जो डायरेक्टर्स हैं उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 20 नहीं रहेगा, 10 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, जो उनको ठीक लगे। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन स्पेसिफाई अ लोअर लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि सर उनको चाहिए कि तुम ज्यादा फोकस हमारी कंपनी में डालो। अगर आप इस सेक्शन का ब्रीच करते हो तो पेनल्टी लगेगी 2000 रुपीज पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। इतनी
पेनल्टी लगेगी सर। सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर? गुड फेथ में काम करना होगा, आर्टिकल्स का कंप्लायंस करना होगा, अनड्यू इन नहीं करना होगा, वो सब ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू कैन नॉट असाइन योर ऑफिस। आपका ऑफिस आप किसी को असाइन नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपकी ऑफिस है। अगर आप असाइन कर रहे हो ना, आप असाइन नहीं कर सकते। अगर आपने असाइन कर दिया ना, इट विल बी वॉइड। ठीक है, जो आपने हम एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने बेटे को असाइन करके जा रहे हो तो डायरेक्ट ऑफिस बची नहीं, असाइन क्या करोगे? और उसके बाद सर अगर सेक्शन 156 में पेनल्टी दी हुई है, अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन किया तो आपको फाइन लगेगा 1 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज का आपको फाइन लगेगा। सेक्शन 157 वेरी इंपॉर्टेंट सब सेक्शन सुनो। सेक्शन 150 सर आपने तो सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट बोले, पता है ना तुमको फर्स्ट चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं? फिर सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम में पहले कभी ना कभी। सेक्शन 167 वेकेशन ऑफ एन ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर, डायरेक्टर की ऑफिस वेकेट हो जाएगी अगर ये सारे कंडीशंस मीट होते हैं। पहला, अगर आप 164 में डिस्क्वालीफाइड हो गए, लेकिन अगर आप 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालीफाई हो रहे हो ना, ऑल द ऑफिसेज बट द ऑफिस ऑफ द डिफॉल्टिंग कंपनी विल बी वेकेटेड। यू विल हैव टू वेकेट द ऑफिस ऑफ ऑल द अदर कंपनीज बट द ऑफिस ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनी विल नॉट बी वेकेटेड। सो 164 सर। दूसरा, इफ यू वर एब्सेंट फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग इन द टोटल पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने में जितने भी बोर्ड मीटिंग हुए वहां से आप एब्सेंट हो, आप लेकिन भले ही आपने लीव ऑफ एब्सेंस लिया हो या नहीं लिया हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एब्सेंट हो तो एब्सेंट हो। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, इफ यू फेल टू डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 184 और इवन आफ्टर डिस्क्लोजिंग यू पार्टिसिपेटेड अंडर सेक्शन 184, then in that case you are disqualified to, you will have to vacate your office. Fifth, if you are disqualified by an order of court or tribunal, and sixth, if you have been convicted by a court of an offense involving moral turpitude or otherwise and imprisoned for 6 months। एक बात बताओ, जब फिफ्थ और सिक्स पॉइंट जो ई और एफ पॉइंट है वो तो ऑलरेडी 164 में कवर्ड था ना, तो यहां डालने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सर अपन ने क्लास में समझा था कि अपील करने का हमने प्रोविजन बनाया है, एंड जनरल प्रोविजन स्पेसिफिक प्रोविजन ओवरराइड्स जनरल प्रोविजन। तो सर अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो या फिर अगर आप कन्विक्टेड हो तो आप इमीडिएटली अपना ऑफिस वेकेट नहीं करोगे, आप इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे पर इमीडिएटली ऑफिस वेकेट नहीं करोगे, आपको मौका दिया जाएगा अपील फाइल करने का। लगे हाथ अपील की बात कर ही लेते हैं सर। अपील कितने दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा? फर्स्ट अपील विद इन 30 डेज, फिर जब डिस्पोज होगा अपील तब तक वेट करोगे, उसके बाद फिर और 7 दिन का समय मिलेगा। अगर 7 दिन के अंदर तुमने वापस से अपील कर लिया तो फिर आपका जब तक वो सेकंड अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तब तक आप ऑफिस वेकेट नहीं करोगे। जिस दिन सेकंड अपील डिस्पोज ऑफ हो गया उस दिन आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, अगर आपके अगेंस्ट में आया है, जो अपन ने सब पढ़ा था सर। तो डिस्क्वालीफाइड और कन्विक्टेड। उसके बाद सर अगर सेक्शन 169 में आपको रिमूव कर दिया गया है, या फिर अगर कंपनी में आप डायरेक्टर बने थे बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन एनी अदर एसोसिएट सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी, एंड नाउ यू आर नॉट इन द ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच अदर कंपनी, देन इन दैट केस यू विल हैव टू वेकेट द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। सर ये आपको समझा, रिलायंस इंडस्ट्री और जियो वाला एग्जांपल। तो अगर आप रिलायंस में एम्प्लॉय थे और उसके वजह से जियो में आपको डायरेक्टर बनाया था और अब आप रिलायंस में एम्प्लॉय नहीं रहे, तो डायरेक्टर कंटिन्यू करके क्या करोगे? अब सर सुनो, अगर आपको ऑफिस वेकेट करना चाहिए था तो भाई उठ के चले जाना चाहिए था ऑफिस से, पर अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर रहे हो ना तो आप पे पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज। ये वही पेनल्टी है जो सेक्शन 166 में अभी लगी थी। सर अगर किसी कारण से अगर एक कंपनी का पूरा डायरेक्टर्स अगर खाली हो जाता है, वेकेट हो जाता है, तो क्या होगा सर? इन दैट केस द प्रमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक ओवर, दे विल अपॉइंट फ्यू डायरेक्टर्स, दोस डायरेक्टर्स विल कॉल जनरल मीटिंग एंड इन दोस जनरल मीटिंग अगेन डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटेड। क्या बोला सर मैंने? प्रमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक ओवर, दे विल अपॉइंट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कॉल द जनरल मीटिंग। वो जनरल मीटिंग बुलाएंगे और जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट होगा। और सर जो वेकेशन के ग्राउंड्स हमने पढ़े ना, उससे एडिशनल ग्राउंड्स भी प्राइवेट कंपनी क्या कर सकता है? प्राइवेट कंपनी मेंशन कर सकता है अपने एओए में। समझे सर? ये हो गया क्या? ये आपका ये हो गया 167। सर 167 के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता दूं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा, और सर बोर्ड जो है ना वो इन ग्राउंड्स को वेव ऑफ नहीं कर सकता। बोर्ड ने ये नहीं बोल सकता कि भाई तू 12 महीना नहीं अपॉइंट किया ना मीटिंग, चल कोई बात नहीं मैं तेरे को माफ कर रहा हूं। नहीं भाई, तू माफ नहीं कर सकता। यू कैन नॉट वेव एनी ग्राउंड ऑफ वेकेशन। और सर जनवरी 21 पे इस पे क्वेश्चन भी आया था सर, सेक्शन 168 169 168 क्या कहते हैं? रेजिग्नेशन। भाई अगर तेरे को पहले निकलने का खुद मौका देंगे, नहीं निकला तो 169 में निकाल देंगे। 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर तुमको रिजाइन करना है तो तुम कंपनी को एक नोटिस दो, उस नोटिस में तुम अपना इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन लिख सकते हो। जैसे ही कंपनी को वो नोटिस मिलेगा उसमें 4 काम करने पड़ेंगे। बोर्ड विल टेक अ नोट ऑफ सच रेजिग्नेशन। दूसरा, बोर्ड विल इन्फॉर्म इट टू आरओसी इन फॉर्म DIR 12 विद इन 30 डेज। DIR 12 सर ये वही फॉर्म है जिसमें अपॉइंट हो रहा था, जिस फॉर्म में तुम 152 सबसेक्शन 5 में अपॉइंट हो रहे हो, उसी फॉर्म से तुम्हारा रेजिग्नेशन भी कम्युनिकेट किया जा रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। उसके बाद सर कंपनी अपने वेबसाइट में भी पोस्ट
पोस्ट करेगा और अपने बोर्ड रिपोर्ट में भी इस फैक्ट के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। मतलब सर बहुत बड़ा इवेंट होता है ये। और सर कभी कभी कंपनी क्या करती है ना, झूठा रीजन बता देती है आरओसी को रेजिग्नेशन का। तो डायरेक्टर तेरे पास एक ऑप्शन है, अगर तू चाहे ना तो तेरे रेजिग्नेशन की 30 डेज के अंदर तू भी आरओसी को एक फॉर्म DIR 11 फाइल कर दे। नीचे ये चार्ट देखो, तू भी आरओसी को एक DIR 11 फाइल कर दे और उसमें बता दे एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन ऑफ योर रिटायरमेंट। पर सर ये जो DIR 11 होता है ना, उसमें साइन करना पड़ता है। दोस्तों सुनो, एक क्लास मैंने तो एक पॉइंट मैंने तुमको क्लास में नहीं बताया, जो DIR 11 होता है ना उसमें साइन करना पड़ता है। तो सर अगर एक बाहर का बंदा है, फॉरेन डायरेक्टर है, तो वो इंडिया में आके साइन कैसे करेगा? तो लॉ ने क्या बोला पता है, अगर एक फॉरेन डायरेक्टर है वो रिजाइन कर रहा है और अगर उसको DIR 11 फाइल करने का मन है और अगर DIR 12 फाइल हो चुका है, कंपनी ने DIR 2 सक्सेसफुली फाइल कर चुका है, तो फॉरेन डायरेक्टर तू ना किसी को अपॉइंट कर सकता है जो आपके बिहाफ में साइन करके फाइल कर देगा। आपको खुद आके फाइल करने की जरूरत नहीं है। सर प्रोसीजरल है, एक बार फिर से सुन लो। अगर एक फॉरेन डायरेक्टर रिजाइन करता है तो सब सेम रहेगा, पर अगर फॉरेन डायरेक्टर रिजाइन करने के बाद DIR 11 भी फाइल करना चाहता है तो उसको साइन करना पड़ेगा। मान लो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता, फिजिकली साइन करना पड़ेगा, तो इंडिया आएगा क्या? लॉ ने बोला नहीं भाई, तू अगर चाहे ना तो अगर DIR 12 फाइल हुआ है तो तू क्या कर सकता है, तू इंडिया में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को क्या नॉमिनेट कर सकता है कि भाई मेरे बिहाफ में साइन करके प्लीज DIR 11 फाइल कर दे, और वो कर देगा। सर अब सर डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा? द डेट मेंशन्ड इन द रेजिग्नेशन लेटर और द डेट ऑन विच सच नोटिस वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी, व्हिचएवर इज अर्लियर। तुम होश में हो ना, whichever is later है सर। जब आपको नोटिस में जो डेट लिखा है या जब कंपनी के पास पहुंचा, whichever is later। सर ये whichever is earlier, later earlier कब क्या समझेगा सर? लॉजिक से समझेगा ना। आपको मैंने क्लास में एग्जांपल समझाया था, उसी लॉजिक से समझेगा। अब सर आगे सुनो। सर डायरेक्टर रिजाइन तो कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो जो भी ऑफेंस उसने उस पीरियड में किया है उसके लिए लायबल होगा। सर उसने रेजिग्नेशन तो दे दिया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, तो लॉ ने बोला चल हट, तेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सामने डायरेक्टर ने जब रेजिग्नेशन दे दिया ना, तो रेजिग्नेशन वैलिड हो जाएगा फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द रेजिग्नेशन नोटिस और द डेट ऑन विच इट वाज रिसीव्ड। सर एक बात सुनो ना, अगर सारे के सारे डायरेक्टर रिजाइन कर लेते हैं तो वापस से प्रमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर लेंगे। सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। आंख बंद करो, चार्ट इमेजिन करो। सर एक कंपनी है, उसमें एक डायरेक्टर है। अब मैं आपको क्लास का एग्जांपल मोनिका, शुभम और कंपनी वाला एग्जांपल देता हूं। अगर शुभम को जियो से निकलवाना है, मोनिका चाहती है कि शुभम को डायरेक्टरशिप की पोजीशन से निकाल दे, तो मोनिका विल गिव अ स्पेशल नोटिस टू द कंपनी। द स्पेशल नोटिस क्या होता है सर? इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 115। व्हाट इज द स्पेशल नोटिस? स्पेशल नोटिस सर आपको एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग देना पड़ता है। कितने लोग देंगे सर? सच शेयर होल्डर होल्डिंग लोअर ऑफ 1% ऑफ द वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। दोनों में से जो भी लोअर है, सर आपको क्लास में मैंने पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर का डिफरेंस समझाया था, उसको प्लीज याद करो। पेड अप शेयर कैपिटल का 5 लाख रुपए या 1% ऑफ वोटिंग पावर, व्हिचएवर इज लोअर, ये दोनों से कम जो भी होल्ड करते हैं उतने लोग क्या करेंगे? उतने लोग एप्लीकेशन देंगे, स्पेशल नोटिस देंगे। सर 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग स्पेशल नोटिस जाता है। सर स्पेशल नोटिस कंपनी को देंगे और क्या बोलेंगे? कंपनी हमको ना शुभम को डायरेक्टरशिप की पोजीशन से निकालना है। कंपनी क्या करेगी सर? जैसे ही ये नोटिस आएगा, कंपनी वो नोटिस लेकर के चले जाएगी शुभम के पास और बोलेगी भाई गए हो तू तो। शुभम के पास अब 3 राइट्स है, 2 राइट्स है एक्चुअली। रिटन रिप्रेजेंटेशन का, वो रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखेगा और रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को कि कंपनी प्लीज ये रिटन रिप्रेजेंटेशन ना शेयर होल्डर्स को भेज देना। दूसरा राइट क्या है सर? ओरल रिप्रेजेंटेशन का, जो अपनी मीटिंग में वो खुद से बोलेगा, हर्ड ऑन दी रेजोल्यूशन कहते हैं उसको। अब सर अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो कंपनी जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स को भेज सकती है नोटिस के साथ, पर अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं भेज पाई कंपनी किसी कारण से, तो सर वो डायरेक्टर को राइट है कि जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ना, दैट विल बी रेड आउट इन द जनरल मीटिंग। पर सर दिस रीडिंग आउट ऑफ जनरल मीटिंग, रीडिंग आउट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन डज नॉट अमाउंट टू ओरल रिप्रेजेंटेशन। यू विल स्टिल गेट अ राइट टू बी हर्ड ऑन द रेजोल्यूशन। मतलब सर आपका रिटन रिप्रेजेंटेशन पढ़ा भी जाएगा और उसके बाद आपको डायस पे बुला करके बोलने भी मिलेगा। पर सर सुनो, अगर कोई कंपनी ने या किसी अग्रीव्ड पर्सन ने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे दिया दैट द डायरेक्टर इज यूजिंग सच रिप्रेजेंटेशन टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर, मतलब सर वो जबरदस्ती पब्लिसिटी के लिए या फिर किसी को डिफेम करने के लिए यूज कर रहा है, देन इन दैट केस ट्राइब्यूनल में पास एन ऑर्डर दैट ही विल नॉट मेक एनी रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी सेंट टू द कंपनी, एंड इनफैक्ट जो एप्लीकेशन का कॉस्ट आया है, जो आपने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया है, दैट विल बी बोर्न बाय सच डायरेक्टर। क्या ऑर्डर देगी सर? क्या ऑर्डर देगी कि भैया रिटन रिप्रेजेंटेशन मेंबर को भेजने की जरूरत नहीं है, ना तुमको रिटन रिप्रेजेंटेशन पढ़ने की जरूरत है, और ना ही तुम, और जो कॉस्ट हुआ ना एप्लीकेशन का, वो भी वो डायरेक्टर बेयर करेगा जो डिफेमेटरी मैटर के लिए यूज कर रहा था। अब सर सुनो,
कंपनी जब जनरल शेयर होल्डर को नोटिस भेजेगी ना, उसमें क्या बोलेगी कि भाई देख, शुभम ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है और वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अटैच है, तुमको मीटिंग में आकर के रेजोल्यूशन पास करना है। सर अभी डायरेक्टर को निकालना है, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? भाई अपॉइंट करने के लिए ओआर पास किया था, निकालने के लिए भी ओआर पास करेगा। पर सर अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकेंड टर्म के लिए रीअपॉइंट हुआ है, तो आपने उसको अपॉइंट करने के लिए एसआर पास किया था, तो अब उसको रिमूव करने के लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वरना नहीं निकलेगा। अब सर जो स्पेशल नोटिस आता है ना, जो स्पेशल नोटिस 115 में आता है ना, उसमें दो चीजें लिखी हो सकती है। पहला तो रिमूवल कि भाई निकाल दो, दूसरा वो लोग ये भी लिख सकते हैं कि भाई जिसको निकालोगे ना उसके बदले में किसको अपॉइंट करोगे, वो भी लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ है किसको अपॉइंट करोगे, तो वो भी आप जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर सकते हो। सर अब एक बात बताओ, स्पेशल नोटिस आया, उसमें लिखा हुआ है शुभम को निकाल दो और शुभम की जगह तुम अजय को अपॉइंट कर दो, तो सर उस केस में 160 वाला डिपॉजिट देना पड़ेगा क्या, जो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट है? द आंसर इज नो, क्योंकि सर ये स्पेशल नोटिस है और ये अलग प्रोविजन है, तो यहां 160 वाला प्रोविजन को मत घुसाना। अब सर अगर किसी डायरेक्टर को आप धक्का मार के निकाल रहे हो ना, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सीएफएलओ। सीएफएलओ क्या है यारो? सीएफएलओ है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। आप उसको निकालोगे ना, तो आगे जो हम सेक्शन 202 पढ़ेंगे उसमें कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं दोगे। अब सर सुनो, जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, मतलब शुभम को निकाला तुमने, अजय को अपॉइंट किया, तो अजय कितने समय तक कंटिन्यू करेगा? सर अजय तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक शुभम कंटिन्यू करता, अगर उसको निकाल नहीं दिया गया होता। और सर लास्ट एक्सेप्शन, इस सेक्शन में 3 लोगों को तुम नहीं निकाल सकते। पहला, अगर ट्राइब्यूनल किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 242, जब हम पढ़ेंगे तब तुम समझ जाओगे। दूसरा, अगर 163 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, तो उनको नहीं निकाल सकते हो। और तीसरा, अगर 161 सबसेक्शन 3 में नॉमिनी डायरेक्टर अगर है, अगर एक नॉमिनी डायरेक्टर है सेक्शन 161(3) में, तो उसको आप इस सेक्शन से नहीं निकाल सकते हो। अब सर एक लास्ट चीज, मोनिका ने स्पेशल नोटिस तो दिया कि शुभम को निकाल देना, लेकिन मोनिका ने ये नहीं बताया क्यों निकालना है, रीजन नहीं बताया। सर तो क्या स्पेशल नोटिस वैलिड है? हाँ सर, LIC वर्सेस एस्कॉर्ट लिमिटेड का एक केस था जिसमें ये डिसाइड हुआ, हाँ स्पेशल नोटिस बिल्कुल वैलिड है, कोई कमी नहीं है स्पेशल नोटिस में। सेक्शन 170, 171, 172। सेक्शन 170 सिंपल रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। किस चीज़ का? सर आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जितने भी की मैनेजरल पर्सन है, उनका शेयर होल्डिंग या उनके सिक्योरिटीज जो वो होल्ड करते हैं, किस में होल्ड करते हैं सर? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग या फिर को सब्सिडरी में, जितने भी सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं उसका डिटेल मेंटेन करो। इस डिटेल को कहाँ रखोगे सर? रजिस्टर्ड ऑफिस में, और साथ में ROC को भी फाइल कर दोगे। अगर इस डिटेल में कुछ चेंज हुआ है, मान लो कोई डायरेक्टर निकल गया, कोई डायरेक्टर ऐड हो गया, किसी की शेयर होल्डिंग चेंज हो गई, तो चेंज होने के 30 दिन के अंदर ROC को आप इंटीमेट कर देना कि भाई हमारे रजिस्टर में चेंज हुआ है। अब ये जो सेक्शन 170 में रजिस्टर आप मेंटेन करोगे ना, 171 में शेयर होल्डर के पास पावर है इसको इंस्पेक्ट करने का। या तो तुम एनुअल जनरल मीटिंग में बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्ट कर लो, जहां सारे रजिस्टर इंस्पेक्ट हो सकते हैं, या फिर तुम ना एक एप्लीकेशन दे दो कंपनी को प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और आप उनसे मंगवा भी सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और जैसे ही आप एप्लीकेशन दोगे ना, 30 दिन के अंदर कंपनी का काम है आपको भेजना। ठीक है। 172 पनिशमेंट। 172 क्या कहते हैं? अगर चैप्टर 1 में, मतलब कंपनीज एक्ट के चैप्टर 11 में, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में, अगर कहीं पे हमने पनिशमेंट नहीं लिखा है, अगर हम लिखना भूल गए हैं, तो जिसका कोई नहीं उसका ये सेक्शन है। क्या सेक्शन है सर? अगर तुमने कोई सेक्शन का ब्रीच किया, सिर्फ इस चैप्टर का सर, और किसी चैप्टर का नहीं। इफ यू फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ any section of this chapter for which no specific penalty has been given, in such case there will be a penalty. How much sir? Company and officer in default will be liable for a penalty of minimum 50,000 and maximum 1 lakh in case of officer in default and 3 lakh in case of company, and in case of continuing default for a penalty of 500 rupees per day. For a penalty of 500 rupees per day. सर ये बताओ कि समझ आया क्या? मोनिका, अच्छा लगा मेरे को निकाल दिए कंपनी से? हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है, आज सुन लिया, समझ लिया, एक बार घर जाके जब भी पढ़ोगे, आज नहीं तो जब भी पढ़ोगे, एक बार पढ़ने के बाद, पूरा खत्म हो जाने के बाद एक बार ये रिवीजन वीडियो देखना, फिर बताना कैसे समझ आया। और सर इंतिशा, जिन्होंने मिस किया, ये लेक्चर यूट्यूब में रहेगा तो आप आराम से देख सकते हो। अगले बार ध्यान रखना, अपन 7 बजे या 8 बजे करेंगे। जय हो प्रोफेसर बाबा की। नहीं भाई, मेरी नहीं, तुम्हारी जय हो। अगर तुमने ये सब अब्सॉर्ब किया है, यू आर ग्रेट। I will end the session. Live students, I will see you tomorrow morning. Have a good night. Study well. Be efficient with your time. And I will see you soon. And last thing,
नोट्स के लिए मेरे को मत परेशान करना, नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और मैं कमेंट में भी डाल दूंगा, वहां से आप नोट्स ले सकते हो। सर हमारे पास पुराने पिछले अटेम्प्ट वाले नोट्स है, नए नोट्स लेने क्या? सर अगर ले सकते हो तो प्लीज ले लो, क्योंकि आपको क्यों परेशान होना है अमेंडमेंट के चक्कर में। अगर नहीं ले सकते तो ये वीडियो देख देख करके नोट्स आपके अपडेट कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन बैंक लो ना लो, समरी नोट्स ले लेना चाहिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू सून, द नेक्स्ट वीडियो विल कम सून, स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर समझ आया तो भाई लाइक करके जाओ। ठीक है, चलो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे।